हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2 फसलों का त्योहार। अब आप सोच रहे होंगे कि फसलों का संबंध तो किसान और खेती से होता है, तो फिर त्योहार किस प्रकार इससे संबंधित है। तो बच्चों, आप जो कुछ भी खाते हो, यानी जो मम्मी बनाती है या बाहर से मंगवाते हो, सब कुछ फसलों से जुड़ा हुआ है। यानी हमारी जिंदगी ही फसल पर निर्भर है, तो त्योहारों का तो फसलों से जुड़ा होना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी कहते हैं अंगीठी को, जिसमें आग जलाकर हाथ सेकने का काम होता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरा 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खिचड़ी का अर्थ है मकर संक्रांति का त्योहार। इसे चूड़ा दही का त्योहार भी कहते हैं या फिर तिला संक्रांति भी कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे, ठंड के समय में जब धूप नहीं निकलती है तो ठंड और बढ़ जाता है। मकर संक्रांति जो 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, उस समय बहुत ज्यादा ही ठंड होती है। उस दिन से धूप तेज हो जाता है और ठंड घटने लगती है। लेकिन इस पाठ में आप देख रहे हो कि 10 दिन से धूप नहीं निकला है, इसीलिए ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। यानी धूप नहीं निकला है तो सुबह का अंदाजा ही नहीं मिल रहा है कि कितना समय हो गया, पर घर में चहल पहल होने से पता चलता है कि सुबह हो गई है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। हाँक लगाना मतलब आवाज देना या बुलाना। चापाकल कहते हैं हैंड पाइप, जो हाथ से चलाकर तब पानी उसमें से निकाला जाता है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। ये केरा यहाँ केला का पत्ता है। देहाती भाषा है कि जाकर भाग कर देखो कि केला का पत्ता आया है या नहीं। आज इन लोग के उठे के नहीं खेता, यानी कि क्या आज इन लोग को उठना नहीं है। बोल जल्दी तैयार होखस। होखस मतलब हो जाए। बोलो जल्दी से तैयार हो जाए। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। मार यानी कि कलफ, जो सूती कपड़े को कड़ा कर देता है। तो चाचा और दादा सफेद कपड़ा पहने हुए हैं। खिचड़ी में ऐसन ठार हम पहले कब्बो न देखनी। सारा देह कनकना देता, यानी कि मकर संक्रांति में ऐसा ठंडा हम पहले कभी नहीं देखे थे। सारा देह कनकना रहा है, यानी ठंडा हो चुका है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। धोती चूंकि पतला होता है, इसीलिए उसमें ठंड ज्यादा लगती है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। सेमल यानी कि सिमर का पेड़ होता है जिसमें से रुई निकलता है। तो दादी का बाल रुई के तरह ही बिल्कुल उजले दिखाई दे रहे थे और हल्के फुल्के थे। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, यानी ध्यान से देखने पर भी उनके बाल, एक भी बाल काले नहीं है, बिल्कुल सफेद है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल, गुड़, चावल इत्यादि का दान किया जाता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि इन सब चीजों को दान दिया गया है। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी यानी कि मनपसंद। अप्पी दीदिया है एक, उनको चूड़ा दही खाना और खिचड़ी खाना दोनों नहीं पसंद है, लेकिन
मकर संक्रांति के दिन तो खाने के लिए यही मिलेगा। आज उनका मनपसंद कुछ भी नहीं बनेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया में बहुत ही स्वादिष्ट तिलकुट बनाए जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही के साथ तिलकुट खाने का भी रिवाज है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। वाकई का मतलब होता है वास्तव में। देखा कि यह सोच रहे हैं कि स्कूल में जो हम खिचड़ी मनाते थे उसमें अलग ही मस्ती होती थी। तिला संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज है, तो उस समय ईंट के बने चूल्हे पर खिचड़ी बनाना, खाना और पतंग उड़ाना, ये सब लेखक को याद आ रहा है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है और ये सभी त्योहार चाहे मकर संक्रांति हो या बिहू हो या ओणम या पोंगल, लोहड़ी, सरहुल, सब खेती से ही जुड़ा हुआ है। कोई फसल के कटने की खुशी में मनाया जाता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि पाला का मतलब होता है ठंडा, ठंडा अब कम हो जाएगा इसलिए खुश होते हैं। तो कुछ लोग फसलों की पैदावार अच्छी हो इसलिए खुशी का इजहार करते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। जोशो खरोश मतलब उत्साह। झारखंड में सरहुल बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक यह पर्व चलते रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाते हैं। उराव जनजाति ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब में है ये जनजाति। और संथाल भी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड यहाँ पाए जाते हैं। आदिवासी समुदाय या आदिवासी जनजाति प्रकृति की पूजा करते हैं। इसमें उनका प्रमुख त्योहार है सरहुल। साल, जिसको सखुआ भी बोलते हैं, उसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है और दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने के काम में आते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। यहाँ देख रहे हो इस चित्र में बच्चे किस प्रकार खुश होकर गाने बजाने में लगे हुए हैं। चारों ओर फैली हुई घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन
वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ठीक है, तो साल के वृक्षों की पूजा आदिवासी लोग करते हैं। अपने घर को करीने से बुहारते और सजाते हैं। करीने मतलब तरीके से सजाते हैं। बुहारना यानी झाड़ू लगाना, साफ करना। वे एक दूसरे के कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं और फिर घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। चंदा मांगने की प्रथा है वहां पर। ऐसे तो आम तौर पर पैसों का चंदा मांगा जाता है, जो किसी भी अच्छे काम में लगाया जाता है, पर यहाँ चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री मांगा जाता है और फिर खाया पिया जाता है। तीसरे दिन पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण फूल होता है यह, जिसको वो कान में पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान, आशीर्वादी यानी कि शुभ धान, जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, अगली फसल में बोया जाता है। यानी कि यही धान खेत में अगले फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उन्हें पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी यानी कि पूरा हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। धूप की गर्मी से क्या होता है कि उसमें उफान आता है और दूध, चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। उनका यही त्योहार है कि नए चावल, दूध और गुड़ पकने के लिए धूप में रख देते हैं और जब उसमें उफान आता है यानी वह उबलने लगता है, तब वह पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, इसका अर्थ हुआ कि खिचड़ी में उफान आ गया, के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूरज भी ढक जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि गुजरात में पतंग इतने उड़ाए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, यानी हर कोई पतंग उड़ाता है और ऐसा लगता है कि आज सूरज भी पतंगों से ढक गया है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं उत्तराखंड में पाई जाने वाली जाति है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। उन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दारिम का फूल आदि। दारिम एक अनार जैसा फल होता है, जिसके फूल कुमाऊं के लोगों को बहुत पसंद होते हैं। पकवान को तलने की माला में पिरोया जाता है। पिरोना यानी कि गूंथना। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गंडेरी यानी काट छीलकर संतरे और गन्ने को पिरोया जाता है, गूथा जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ दे जा सोने की छड़ो, खाले पूरी, माँ कह दे जा सोने की छुरी। ये वहाँ की भाषा है और बच्चे इसको गाते हुए पक्षी को बुलाते हैं खाने के लिए। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं, यानी यह माना जाता है कि इसके साथ हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा।
है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति के मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक बार डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तो तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, त्योहार मनाने का अपना अपना ढंग होता है। कुछ लोग किसी और तरीके से मनाते हैं और कुछ लोग किसी और तरीके से, यानी कि उनमें कुछ न कुछ बदलाव हो जाता है। तो देखा आपने, फसलों से जुड़े त्योहार अलग अलग राज्य के अलग अलग नाम से हैं, लेकिन ये सब फसलों से ही जुड़े हुए हैं, जो कि 15 जनवरी से लेकर अप्रैल तक मनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ को समझ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसा नजारा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो इसका अर्थ होगा मकर संक्रांति। यहाँ खिचड़ी मकर संक्रांति को कहा गया है, क्योंकि मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो अपने साथियों के साथ आप बात करोगे कि यदि सूरज बिल्कुल भी ना निकले तो क्या क्या हो सकता है। आप अपने अनुभव यहाँ लिखोगे। बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? तो आपने पढ़ा कि सूरज के नहीं निकलने से बाहर देखने से समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो सूरज की गति और चमक से। ठीक है, वे समय का अनुमान लगाते हैं सूरज की गति और चमक से। तुम्हारी जुबान। आज ई लोग के उठे के नईखे का, तो इसको तुम अपनी भाषा में क्या लिखोगे कि आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। जाओ भाग कर देखो कि केला का पत्ता आया है या नहीं। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो, तो मैंने बता दिया। अब ये भारत तेरे रंग अनेक, ये एक्टिविटी है, ये क्रियाकलाप है जो आपको करने के लिए है, उसको पढ़कर आपको करना है। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो तिल से तिलकुट बनाए जाते हैं, और तिलकुट भी अनेक प्रकार के बनाए जाते हैं, और गज्जक जैसी मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है, और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो ऐसे मैं बता देती हूँ कि सरसों के भी तेल होते हैं, राई के तेल होते हैं, सूरजमुखी के तेल होते हैं, बादाम या मूंगफली के तेल होते हैं। तो बच्चों, यदि आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।